तो बच्चों, मैं आपका बायोलॉजी टीचर विपिन यादव। सो टुडे वी आर स्टार्ट बायोलॉजी ऑफ फर्स्ट चैप्टर इज अ लिविंग वर्ड, द लिविंग वर्ड। बच्चों, द लिविंग वर्ड के अंदर पहला जो आपका टॉपिक है, व्हाट इज अ लिविंग। व्हाट इज अ लिविंग। व्हाट इज अ लिविंग का मीन्स बच्चों, हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का डिफरेंस देखेंगे। नॉन लिविंग एंड लिविंग के बीच का क्या ऐसा डिफरेंस होता है कि जिसकी वजह से हम डायग्नोसिस करते हैं या देखते हैं या रियलाइज करते हैं कि ये चीज नॉन लिविंग है और यह चीज लिविंग है। तो बच्चों, कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसके बेसिस पे हम कहेंगे कि दैट्स वन इज अ लिविंग एंड दैट्स वन इज नॉन लिविंग। ओके, तो लेट्स वी आर डिस्कस। फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज अ लिविंग एंड फर्स्ट पॉइंट इज अ ग्रोथ। बच्चों, आप लोगों को पता है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर ग्रोथ एग्जिबिट। ऑल लिविंग थिंग्स आर all living things are exhibit growth in mass and number in inner side of body। बच्चों, ये डिफिनीशन है ग्रोथ की कि ऑल लिविंग थिंग्स या ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे भी कह सकते हैं, लिविंग ऑल थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म, दोनों एक ही चीज है। ऑल लिविंग थिंग्स या ऑर्गेनिज्म आर एग्जिबिट ग्रोथ इन मास एंड नंबर इन इनर साइड। बच्चों, इनर साइड इंपॉर्टेंट है ऑफ बॉडी। बच्चों, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो ग्रोथ करेंगे। आप लोगों को पता है हमारी सेल ग्रोथ करती हैं, डेवलपमेंट करती हैं और इनकी साइज भी बढ़ती है। तो कहने का सेंस ये है कि जो ग्रोथ होता है वो इनर साइड होता है, ना कि सरफेस से। आप ही देखो, मान लो कोई ये ह्यूमन बीइंग है या कोई भी ऑर्गेनिज्म आप देख लेना, अगर इसका ग्रोथ होगा या मोटा हो गया, पतला होगा या डेवलपमेंट होगा, इन द साइड बॉडी होगा। इन द साइड मींस कि अगर कोई बंदा ऐसा है, ऐसा है, ये मान लो चाइल्ड है, फिर इसका ग्रोथ होगा तो इसकी साइज बढ़ेगी। कहां से? इस साइड से बढ़ेगी, इनर साइड से, मींस इनर साइड। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इसके ऊपर से ग्रोथ होता है, ऊपर से कोई चीज आके इसके ऊपर अटैच होती है और इसकी साइज बढ़ती है और मास नंबर बढ़ता है, ऐसा तो नहीं होता। तो कहने का सेंस है कि जो ग्रोथ होगा बच्चों, उसके इनर साइड ऑफ बॉडी होगा। ओके, तो ग्रोथ बच्चों इन अ प्लांट और इन अ एनिमल हम देखेंगे। थोड़ा सा पॉइंट है कि इन अ प्लांट एंड इन अ एनिमल। बच्चों, एनिमल के अंदर ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट अप टू सर्टेन एज। लिख लो, इन एनिमल ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट अप टू सर्टेन एज। क्या मीन्स बच्चों कि एनिमल के अंदर जो ग्रोथ होगा वो कुछ एज तक होगा और उसके बाद रुक जाएगा। जैसे आप देखो, हम होते हैं, बच्चे होते हैं कि चाइल्ड हो, पहले बर्थ होगा, फिर चाइल्ड होगा, फिर एडल्ट होगा, है ना बच्चों? ये ग्रोथ किया, ये ग्रोथ किया, एडल्ट हुआ, फिर सेनेसेंस हुआ और फिर डेथ हुआ। अच्छा बताओ बच्चों, डेथ क्यों हुआ? क्योंकि अडल्ट के बाद यहां ग्रोथ रुक गया, जो सेल थी वो ओल्ड हो गई, उनका मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन नहीं हो पाया, डिवाइड नहीं कर पाई, नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ी। तो कहने का यही रीजन है कि एनिमल के अंदर एक सर्टेन स्टेज तक ग्रोथ होती है, उसके बाद ग्रोथ स्टॉप।
यहाँ पे ग्रोथ स्टॉप हो गई बच्चों, इसीलिए सेनेसेंस आया। और इस पूरे साइकिल को बर्थ टू डेथ लाइफ स्पैन कहते हैं। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ में कितना दिन जिया और किस किस साइकिल से गुजरा। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल बर्थ होगा, देन चाइल्ड होगा, देन एडल्ट होगा। एडल्ट मीन्स मैच्योर भी होता है, मीन्स मैच्योर। ओके बच्चों, मैच्योर हुआ, देन सेनेसेंस गया, फिर डेथ गया। तो एनिमल के अंदर जो ग्रोथ हुआ वो अप टू सर्टेन एज हुआ। मेरा कहने का यही सेंस था, बस इतना ही। तो आप लोगों को पता होगा एनिमल के अंदर ग्रोथ एक सर्टेन एज या सर्टेन लिमिट एज तक होती है। ग्रोथ इन प्लांट, बच्चों प्लांट के अंदर जो आप लोग ग्रोथ देखते हो वो कंटिन्यू होता है। आप देखो किसी प्लांट को अगर आपने उसको काट दिया है, उसकी एक टहनी को काट दिया, तो कुछ दिन बाद देखेंगे वहां से नई टहनियां निकलने लगती हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होता है बच्चों वो कंटिन्यूअस होता है। मैं लिख देता हूं, इन प्लांट ग्रोथ कंटिन्यू इन लाइफ टाइम। इसका मीन्स क्या हुआ कि ग्रोथ इन लाइफ टाइम मीन्स कि वो जब तक लिविंग रहेगा प्लांट उसका ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा। तो इन अ प्लांट ग्रोथ कंटिन्यू इन दियर लाइफ, इन दियर लाइफ। ओके बच्चों, कि इन अ प्लांट ग्रोथ कंटिन्यू इन दियर लाइफ मीन्स बच्चों आप देखोगे प्लांट में एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। इसके अंदर ग्रोथ प्रॉपर्टी, इस टिश्यू के अंदर जो टूटीपोटेंसी होता है, टूटीपोटेंसी टू फॉर डिवीजन कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन present due to this region plant growth is continue in their life। बच्चों यही रीजन है। आप लोगों से पूछे कोई कि प्लांट में ग्रोथ क्यों होता है कंटिन्यू, बच्चों प्लांट में ग्रोथ इसलिए होता है कि उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं। वो मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी रखते हैं कि किसी एडवर्स कंडीशन में कि उनके कोई टहनियां काट दी या कुछ गिर गया, कोई इमरजेंसी हुई, तो उस दौरान वो अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं और कंटिन्यू ग्रोथ को कंटेन करते हैं। इसलिए तो प्लांट में जो ग्रोथ होगी वो कंटिन्यू होगा। ओके बच्चों, सो अब मैं ये बताता हूं आप लोगों को कि आप अब यह कह सकते हो कि ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स, ऐसा बोल सकते हो क्या? तो ये नहीं बोल सकते बच्चों। पूछो क्यों? ड्यू टू दिस रीजन ग्रोथ तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी होती है बच्चों। अब आप पूछोगे कैसे सर? अच्छा बताओ बच्चों, माउंटेन एक्सेप्शन में देखो, ग्रोथ मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक फीचर, लेकिन अब इसका एक्सेप्शन है माउंटेन। अच्छा बताओ बच्चों, जो माउंटेन होते हैं, मान लो ये है माउंटेन है बच्चों, इसमें भी ग्रोथ होगा कुछ टाइम बाद, ऐसे हो जाएगा। तो ये ग्रोथ कहां से हुआ? ये इसके सरफेस से हुआ बच्चों। कहां पे हुआ? सरफेस पे, है ना। तो इनसाइड तो है नहीं, आउटसाइड है। तो ये ग्रोथ कहां हो रहा है? आउटसाइड। ओके, ड्यू टू दिस रीजन ग्रोथ इज अ नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग। ओके बच्चों, मैं लिख देता हूं, ये एक्सेप्शन है, माउंटेन, बाउल्डर्स, ये सब एक्सेप्शन है इसके। अब मैं लिख देता हूं, वो उतार लिया ना आपने माउंटेन, ड्यू टू दिस रीजन ग्रोथ
is not defining properties of living organism। ओके बच्चों, एक्सेप्शन आ गया क्योंकि जो माउंटेन होते हैं उनमें भी ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से मैं ये नहीं कह सकता कि ग्रोथ ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सेकेंड पॉइंट जो है बच्चों, ग्रोथ के बाद लिख लिया, आप सबने नोट डाउन कर लिया ना। ग्रोथ के बाद जो पॉइंट है बच्चों, रिप्रोडक्शन। बच्चों आप लोगों को पता है कि ऑलमोस्ट सारे जो लिविंग थिंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट इज अ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ओके बच्चों। रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस by which parent give rise to new young one या offspring similar to itself, with self, similar to itself। बच्चों रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई पेरेंट न्यू यंग वन या ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी देता है जो कि सिमिलर टू इटसेल्फ होता है, सिमिलर होता है। सिमिलर और सेम में तो डिफरेंस होता है बच्चों। एक्चुअल में रिप्रोडक्शन जो है वो टू टाइप से होता है। रिप्रोडक्शन आर टू टाइप्स। देखो मैं बताता हूं, रिप्रोडक्शन इज अ टू टाइप्स, ठीक है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। देख लो, थोड़ा सा डीप चलते हैं। एसेक्सुअल क्या होता है बच्चों, सेक्सुअल क्या आता है? एसेक्सुअल के अंदर ओनली वन पेरेंट रिक्वायरमेंट होता है, ओनली वन पेरेंट प्रोड्यूस प्रोजेनी या ऑफ स्प्रिंग। बट इन टू पेरेंट रिक्वायर फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। ओके बच्चों, बच्चों सेक्सुअल के अंदर जो बनता है बिल्कुल क्लोन होता है, जो प्रोजनी बनेगा वो क्लोन होगा। क्लोन मींस कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी मींस बच्चों समझे, जेरोक्स, बिल्कुल एज इट इज। बोलते नहीं पापा की कार्बन कॉपी है, तो कार्बन कॉपी मींस एग्जैक्ट डिट्टो, कोई भी डिफरेंस ना हो। लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है, सिमिलर होता है। लेकिन पापा का कोई कॉपी होता है, बिल्कुल नहीं होता बच्चों। एक कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता है ना। तो वो जो कॉपी होता है वो एसेक्सुअल के थ्रू होता है कि एग्जैक्ट सेम मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली बोथ ऑफ रिस्पेक्ट टू, बोथ ऑफ एस्पेक्ट टू सेम, मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं, कार्बन कॉपी। लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है, आप लोगों ने देखा है सेक्सुअल हमारे में, देखो ह्यूमन बीइंग में देखो, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पर्म एंड जाइगोट में, स्पर्म एंड ओवम जब क्रॉस ओवर करते हैं तो कुछ डिफरेंशिएशन क्रिएट होता है। क्या जो बेबी होता है बिल्कुल अपने पापा की तरह होता है या बिल्कुल मम्मी की तरह होता है? नहीं, कुछ तो डिफरेंशिएशन होता है, क्योंकि उसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं बच्चों। दोनों पेरेंट के कुछ ना कुछ लक्षण या कुछ ना कुछ कैरेक्टर शो करते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाता है। तो रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है जो मैंने बताना था। और रिप्रोडक्शन ही बच्चों एक प्रोसेस होता है जो स्पीसीज को कंटिन्यू करता है जनरेशन टू जनरेशन। जैसे देखो, अगर रिप्रोडक्शन ना करें, मैं रिप्रोडक्शन या कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन ना करे बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो क्या उसकी आने वाली जनरेशन कंटिन्यू हो पाएगी? आने वाली जनरेशन हो पाएगी? नहीं बच्चों। कैसे होगी आप लोग बताओ? जब रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कैसे हो पाएगा, है ना? तो रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये है
रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बच्चों रिप्रोडक्शन थोड़ा मुझे बताना था क्योंकि रिप्रोडक्शन का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसका आगे भी काम है, आगे भी ये टॉपिक आएंगे रिप्रोडक्शन वाले, तो थोड़ा पहले से जान लो तो अच्छा है। ऑल्सो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक also characteristic of living organism है। रिप्रोडक्शन क्या होता है मैंने बता ही दिया आपको, लेकिन एक बात बताओ बच्चों, क्या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो क्या उनको मैं नॉन लिविंग मान लूं? ऐसा हो सकता है क्या? आप ही बताओ। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, कैपेबल नहीं होते, लेकिन वो लिविंग थिंग्स तो होते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं बच्चों? इन चीजों के बारे में। म्यूल, इनफर्टाइल मैन एंड ड्रोन ऑफ bee, they are not capable for reproduction। है ना बच्चों? तो रिप्रोडक्शन के ये कैपेबल नहीं है कि रिप्रोडक्शन की बायोलॉजिकल प्रोसेस को परफॉर्म कर सके, तो क्या म्यूल होता नहीं है? ऐसा तो नहीं है, ये लिविंग थिंग्स है, सबको पता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है म्यूल। इनफर्टाइल मैन, मैन क्या, जो बच्चे पता है आप लोगों को, जो इनफर्टाइल होते हैं क्या लिविंग नहीं होते? लिविंग होते हैं। और जो ड्रोन होते हैं बीज में, जो ड्रोन होते हैं क्या वो लिविंग नहीं होते? लिविंग होते हैं, पता है आप लोगों को। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। सो रिजल्ट में क्या आया? रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके बच्चों, तो इसी ये हमें पता चला म्यूल से और मैन से, इनफर्टाइल मैन से और ड्रोन बी से, ये पता चला कि रिप्रोडक्शन इज अ नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो आपको समझ में भी आ रहा है क्यों ऐसा हुआ? तो ये मैं नहीं कह सकता कि रिप्रोडक्शन ही एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग थिंग्स की। तो इसको मैं रफ करता हूं बच्चों, तो कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना कमेंट में करके। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है बच्चों? कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस क्या होता है बच्चों? हाँ सॉरी, इससे पहले एक मेटाबॉलिज्म टॉपिक है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं, फिर कॉन्शियसनेस पे चलते हैं बच्चों। मेटाबॉलिज्म बच्चों, मेटाबॉलिज्म होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। मेटाबॉलिज्म, इसको मैं पहले इसलिए कंफ्यूजन ना रहे बच्चे, ये प्रॉपर्टी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है विदाउट एक्सेप्शन। मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके बच्चों, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, कहने का मीन समझे कि ये फिक्स बात है भाई, मेटाबॉलिज्म तो लिविंग थिंग्स में ही होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता। आप विट्रो कल्चर में देखो बच्चों, विट्रो कल्चर मीन्स एक सेल को आपने विट्रो मीडियम में, मीन्स ऐसा मीडियम दिया जो उसको न्यूट्रिटिव ग्रोथ करवाए, जो उसके ग्रोथ रिक्वायरमेंट की हो, तो वो ग्रोथ रिक्वायरमेंट चीजें डाल दिया आपने। एक समझ लो अपने सुपरविजन में ऐसी कोई एक सेल हो जिसको आप देखो और उसके रिक्वायरमेंट वाली जो चीजें हैं उसको डाल दो आप, तो उसका ग्रोथ हो। तो ग्रोथ होने के टाइम मेटाबॉलिज्म होता है बच्चों। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? अब डिफिनीशन ऑफ मेटाबॉलिज्म देखो,
मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ऑल केमिकल रिएक्शन ऑफ, बायोकेमिकल भी कर सकते हो, बायोकेमिकल, ऑल बायो केमिकल रिएक्शन, सम ऑफ या ऑल की बात, ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन occurs in body that's called मेटाबॉलिज्म। ओके बच्चों, हमारे बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं बच्चों, उन सबको मिला के हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब मेटाबॉलिज्म तो समझ में आ गया कि ऑल रिएक्शन आर अकरिंग इन अ बॉडी, जितनी भी टोटल रिएक्शंस होती हैं उन सबको मेटाबॉलिज्म के अंदर काउंट करते हैं। अब मेटाबॉलिज्म में अब एक की पॉइंट है, देखो बच्चों, मेटाबॉलिज्म इक्वल टू एनाबॉलिज्म प्लस केटाबॉलिज्म। सबको पता होगा, या ना पता हो तो इसको ध्यान से समझना बच्चों, बहुत जगह मेटाबॉलिज्म आएगा और इसकी मीनिंग जरूर समझ में आना चाहिए। मेटाबॉलिज्म, ओके बच्चों, मेटाबॉलिज्म इक्वल टू होता है एनाबॉलिज्म प्लस केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म प्लस केटाबॉलिज्म क्या होता है बच्चों? एनाबॉलिज्म प्लस केटाबॉलिज्म, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एनाबॉलिज्म प्लस केटाबॉलिज्म क्या होता है? अब मैं समझाता हूं। एनाबॉलिज्म क्या होता है बच्चों? दो बायोमोलिक्यूल, छोटे दो बायोमोलिक्यूल कंबाइंड होकर एक बड़ा या लार्ज बायोमोलिक्यूल बनाया। स्मॉल टू बायोमोलिक्यूल combine to each other and form new large compound that's called एनाबॉलिज्म। ओके, एनाबॉलिज्म की डिफिनेशन मैं देता हूं, ये समझाता हूं बच्चों। जैसे मान लो आप CO2 प्लस वाटर, 6CO2 प्लस 12H2O। ओके बच्चों, अब यहां पे देखो क्या बनता है, C6H12 एंड O6 प्लस H2O। समझ में आया कि नहीं आया? प्लस एनर्जी, ये बच्चों फोटोसिंथेसिस है। क्या है? फोटोसिंथेसिस है। ये एक कंपाउंड है ना, ये एक बायोमोलिक्यूल है बच्चों। अब देखो, ये एक बायोमोलिक्यूल है, ये दो छोटे छोटे मोलिक्यूल से मिलके बन रहा है, तो ये प्रोसेस क्या है? ये वो प्रोसेस एनाबॉलिज्म है। समझ में आया? अब ऐसे ही देखो, अगर मैं इसका उल्टा करूं, यहां पे ये रिस्पिरेशन हो गया या रिस्पायरेशन, अब ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ये तो केटाबॉलिज्म करा, ये कहलाएगा, सॉरी वो एनाबॉलिज्म, ये केटाबॉलिज्म। अच्छा बच्चों देखो, इसमें एक कंपाउंड, ओनली वन कंपाउंड, यहां देखो, ये ग्लूकोज ब्रेक हुआ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। समझ में आया कि नहीं समझ में आई बात? तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म हुआ, समझ में आया? एनाबॉलिज्म में दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक लार्ज बायोमोलिक्यूल बनाया, और केटाबॉलिज्म में क्या हुआ? एक ही बायोमोलिक्यूल टूट के दो छोटे छोटे स्मॉल बायोमोलिक्यूल में टूटा। तो ये सारी केमिकल रिएक्शन अपने बॉडी के अंदर चलती रहती हैं, और जो आप समझ लिए, और ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है किसी लिविंग थिंग्स की, क्योंकि नॉन लिविंग में कोई ऐसा नॉन लिविंग है नहीं जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो, मेटाबॉलिज्म परफॉर्म हो, तो इसलिए ये डिफाइनिंग प्रोसेस है। लास्ट वन इज बच्चों कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस के बारे में समझना है हमें। मेटाबॉलिज्म समझ में आ गया ना? ओके, तो मैं रफ करता हूं बच्चों। अब जो हमें समझाना है कॉन्शियसनेस, बच्चों आप लोगों को पता है कॉन्शियसनेस क्या नॉन लिविंग थिंग्स में होता है? किसी नॉन लिविंग थिंग्स को आप छुओ तो कोई रिस्पॉन्स होगा? ऐसा तो नहीं है तो बताओ। जो कॉन्शियसनेस होता है ऐसा तो होता नहीं है किसी में, चौथा ना बच्चों। कॉन्शियसनेस जो आप लोगों को पता है, कॉन्शियसनेस किसी में ऐसे नॉन लिविंग में होता है? नहीं होता। कॉन्शियसनेस सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही होता है। ओके बच्चों, ये सिंपल और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, लास्ट एंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी सबको पता होना चाहिए कि भाई कॉन्शियसनेस नॉन लिविंग में नहीं होता। आपको भी पता है, महसूस करो, ये रियलाइज करो। कॉन्शियसनेस इज अ अवेयरनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स होता क्या? अवेयरनेस ऑफ
surrounding and respond to stimuli। जो स्टिमुलाई है बच्चों, ये फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल, तीनों हो सकता है। देखिए समझाता हूं मैं। फिजिकल स्टिमुलस, फिजिकल के अंदर क्या आएगा बच्चों? लाइट, वाटर एंड विंड। केमिकल के अंदर बच्चों आपको पता है कोई भी केमिकल डाल दो आप। बायोलॉजिकल का मीन्स बच्चों, बायोलॉजिकली कोई अगर ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म उसको जाके टच करे तो वो बायोलॉजिकली हो गया। कोई लिविंग थिंग्स जाके टच कर दे तो आप प्लांट पे देखो, प्लांट पे अगर आपने लाइट को लाइट दिया तो अलग स्टिमुलस फील करेगा। तो जो प्लांट या जो एनिमल स्टिमुलस को फील करें और उसके लिए रिस्पोंड करें, तो इन सब चीजों को कॉन्शियसनेस के अंदर काउंट करते हैं। एंड इट इज ऑल्सो डिफाइंड प्रॉपर्टी, एंड इट इज ऑल्सो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग थिंग्स। ओके बच्चों, ये भी बच्चों लिविंग थिंग्स है जो कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। और लाइफ स्पैन भी होता है। लाइफ स्पैन मैंने पहले ही बताया आपको। लाइफ स्पैन, अब इसको रफ कर दूं, कॉन्शियसनेस क्या होता है समझ में आ गया होगा। और लाइफ स्पैन के बारे में बता देता हूं बच्चों। लाइफ स्पैन भी एक नॉन लिविंग का कोई लाइफ स्पैन होता नहीं, आप लोगों को पता है। तो लाइफ स्पैन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, लाइफ स्पैन। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? बर्थ, देन चाइल्ड, देन अडल्ट, देन सेनेसेंस, देन डेथ। इस पूरे को बोलते हैं लाइफ स्पैन। ओके बच्चों, जो कि सिर्फ लिविंग थिंग्स में होता है। एंड नेक्स्ट वन इज ऐसे समझ लो कि रेप्लिकेट। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो रेप्लिकेट करती हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन होता है उसके अंदर। तो इसको समझ लेना। सो लेक्चर इज इन एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट। तो बच्चों आज मैं यही खत्म करता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंटिन्यू करूंगा। बाय।